तो भूगोल की शुरुआत कहाँ से हुई, भूगोल कहाँ से जो है कि विद्वान बताना शुरू किए, लोगों को पढ़ना शुरू किए। ठीक है, तो इसमें पिछले क्लासेज में हमने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई, ठीक ना। तो उसको क्या करते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि पिछले क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े। ठीक, तो हमने ये देखा कि सबसे पहले शुरुआती दौर में चेल्डिया साम्राज्य हुआ करता था। कौन? चेल्डिया। ठीक, चेल्डिया के बाद जो है बेबीलोन की सभ्यता थी। ठीक, बेबीलोन सभ्यता यानी कि मेसोपोटामिया की सभ्यता का यह भाग था। क्या था? मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। ठीक ना, भूमध्य सागर के आसपास के इलाकों में भूगोल का विकास हुआ। अब यहाँ से हमने ये देखा कि जो मेसोपोटामिया थी और जो असीरियन सभ्यता थी, ठीक ना, भूमध्य सागर के किनारे जो असीरियन सभ्यता थी, इन दोनों ने मिला करके लिखने की कला जो थी किलार या इसको किलाक्षर लिपि भी कहते हैं। ठीक, किलाक्षर लेखन। तो किलाक्षर लेखन की शुरुआत हुई थी। ठीक ना, लोग सांकेतिक एक भाषा था, सांकेतिक भाषा को मतलब समझते थे और लिखते थे। ठीक, तो बेबीलोन की सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता का पार्ट थी। फिर असीरियन सभ्यता, मेसोपोटामिया और असीरियन जो आगे चल कर के निकला, उससे किलाक्षर लेखन की शुरुआत हुई। ठीक, किलाक्षर लेखन के बाद हम लोगों ने देखा कि एक सभ्यता थी, कौन सी? सुमेरियन सभ्यता। सुमेरियन सभ्यता थी। ठीक, सुमेरियन सभ्यता की एक खासियत आप लोग जान लीजिए। सुमेरियन सभ्यता के लोग मानचित्र बनाना जानते थे, और ये क्या बनाते थे? नगर मानचित्र बनाते थे। सुमेरियन सभ्यता के लोग क्या करते थे? नगर मानचित्र बना लेते थे। तो मानचित्रकारी शुरू हो गई थी किससे? सुमेरियन सभ्यता से। मानचित्रकारी, भाई मानचित्र क्या है? भूगोल की आत्मा है। ठीक, तो नगर मानचित्र ये लोग क्या करते थे? बनाया करते थे। ठीक ना, इसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा है बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आपका यहूदी लोग आए। ठीक, यहूदी लोगों की एक धार्मिक पुस्तक थी, इसका नाम क्या था? ओल्ड टेस्टामेंट, जो पुरानी बाइबल बोली जाती है। यह यहूदी लोगों के लिए क्या था? नियम कानून था, इसमें बहुत सारी बातें थीं। ठीक, तो इसको क्या बोला जाता था? ओल्ड टेस्टामेंट। ठीक ना, यहूदियों के बाद हमने देखा क्या? फोनेशियन वासी। ठीक, फोनेशियन लोग थे जो एशिया माइनर के चारों तरफ जो है कि फैले हुए थे, उस पर अपना अधिकार किया हुआ था। ठीक है, फोनेशियन वासी क्या थे? भौगोलिक ज्ञान इनको बहुत ज़्यादा था। फोनेशियन वासियों को, फोनेशियन लोगों को क्या था? भौगोलिक ज्ञान अच्छा था इनका। ठीक ना, इन्होंने 2 बंदरगाह भी भूमध्य सागर पर बनाए थे। भूमध्य सागर के किनारे 2 बंदरगाह भी थे इनके। उन बंदरगाहों का नाम क्या था? एक बंदरगाह क्या था? टायर, और दूसरा क्या था? सैदोन। 2 बंदरगाह थे जो फोनेशियन वासी बने। भाई बंदरगाह कोई क्यों बनाएगा? कैसे बना लेगा? उसको भौगोलिक ज्ञान रहेगा तभी ना, कि हाँ यहाँ हम अगर पोर्ट बना दें, बंदरगाह का मतलब पोर्ट है ना, पानी वाली जहाज यहाँ करके वहाँ क्या करेंगे? नावें वगैरह रुकेंगी। तो भौगोलिक ज्ञान अगर किसी को है तभी तो बनाएगा कि अगर यहाँ हम पोर्ट बना देते हैं तो जहाज़ों से लाने में, सामान वगैरह ढोने में आसानी होगी। ठीक, फिर इन्होंने ये क्या थे? बंदरगाह थे। ठीक, ध्यान से समझना है बिल्कुल। फोनेशियन वासियों ने 2 नगर भी बसाए थे, अच्छे नगर थे वो। एक नगर क्या था? गेडीज, और दूसरा कार्थेज। ठीक, ये नगर भी बसाए थे ये लोग। ठीक,
तो ये स्टार्टिंग का एक ओवरव्यू बता रहे हैं ताकि पिछली क्लास की चीज़ें क्या हो जाए, रिकॉल हो जाए, ठीक ना। और जो लोग YouTube पर देख रहे हैं वो क्या करेंगे कि पिछले क्लासेस जा करके देख लेंगे, ठीक। आप लोग भी देख लीजिएगा एक बार, तो पूरा स्टार्टिंग से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। तो गेडीज और कार्थेज ये दो नगर थे। एग्जाम में आपसे अगर इन चीज़ों से क्वेश्चन पूछेगा तो मुख्यतः ये चीज़ याद रखिएगा आप, ये और ये, इससे नहीं क्वेश्चन ज़्यादा। हाँ, ये एक क्वेश्चन आएगा, नगर मानचित्र। मानचित्र बनाने की शुरुआत सबसे पहले किस सभ्यता में हुई थी, तो सुमेरियन सभ्यता में हुई थी। लेकिन इन लोगों ने मतलब बड़े पैमाने पर कोई मानचित्र नहीं बनाया, इन लोगों ने बड़े पैमाने पर कोई मानचित्र नहीं बनाया था, ठीक ना। इन लोगों ने छोटे छोटे मानचित्र बनाए, जैसे नगरों के मानचित्र बनाए, तो नगर तो भाई छोटे होते हैं, ठीक ना। अब आगे, फोनेशियन वासियों के बाद जो संस्कृति विकसित हुई थी वो संस्कृति थी क्या, हेलेनिक संस्कृति, ठीक। कौन सी संस्कृति थी, हेलेनिक संस्कृति। हेलेनिक संस्कृति ही आगे चल के यूनानी संस्कृति में डेवलप हुई। किस संस्कृति में, ग्रीक संस्कृति में। ग्रीक का मतलब क्या, यूनानी। हेलेनिक संस्कृति ही आगे चल के यूनानी संस्कृति बनी, और हेलेनिक संस्कृति में विश्व के मानचित्र बनाए गए। क्या बनाए गए, विश्व के मानचित्र बनाए गए, ठीक। और विश्व का मानचित्र निश्चित पैमाने पर बनाने वाला हेलेनिक संस्कृति यानी कि यूनानी विद्वान था कौन, एनेक्सिमेंडर, ठीक। यूनानी विद्वान था एनेक्सिमेंडर, उसने निश्चित पैमाने पर विश्व का, अभी हम लोग पढ़ेंगे एनेक्सिमेंडर को। तो यूनान काल की वहाँ से क्या हुई, शुरुआत हुई। और शुरुआत में सबसे पहले एक विद्वान आए जिसका नाम क्या था, होमर। होमर यूनान के महान दार्शनिक और जो है कि महाकवि माने जाते हैं, ठीक ना। होमर की दो रचनाएं थी, इलियाड और ओडिसी। इलियाड और ओडिसी होमर की दो रचनाएं थी। इलियाड मतलब ऐसा माना जाता है कि एक ट्रोजन युद्ध हुआ था, और उस ट्रोजन युद्ध के बारे में इलियाड में बताया गया है। और उस युद्ध के बाद क्या हुआ, मतलब युद्ध खत्म हो जाने के बाद क्या हुआ, यह बातें ओडिसी में बताई गई हैं। होमर की दो रचनाएं, इलियाड और ओडिसी। ट्रोजन वार, ट्रोजन युद्ध के बारे में इलियाड में बताया गया, और युद्ध के बाद जो जैसी अवस्थाएं बदली उसको ओडिसी के बाद, ओडिसी में उसको बताया गया है, ठीक। अच्छा, अब ट्रोजन वार क्या था, देखिए। जब वर्तमान में विद्वान इसको एक मिथक मानते हैं, मिथ मानते हैं। मिथ का मतलब क्या, कि मतलब बस एक कहानी है, वास्तव में ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो कुछ विद्वान मानते हैं कि नहीं, ये बात क्या थी, सही थी, ठीक है। स्पार्टा की एक राजकुमारी थी, ठीक ना। स्पार्टा की राजकुमारी के लिए ट्रोजन युद्ध हुआ था। बात समझ में आ रहा है। कुछ विद्वान यह मानते हैं उस समय की अन्य मतलब दशाओं को देखते हुए कि वह राजकुमारी तो वास्तव में थी मिस्र में, और यूनानी उनके फोटो के लिए युद्ध लड़ लिए थे, समझ गए, उनकी एक फोटो के लिए युद्ध लड़े थे। कुछ मानते हैं कि फोटो वोटो नहीं था, कुछ नहीं था, बस मतलब ऐसे बोल दिया गया कि स्पार्टा की राजकुमारी का क्या किया, एक वो महान लड़ाका था, उसने उनको किडनैप कर लिया है, तो इस बात के लिए लड़ाई हो गई। तो कुछ इसको मिथक मानते हैं, कुछ सही मानते हैं, तो ठीक है, वो चीज़ हमें नहीं पढ़ना है। यहाँ से हम आगे देखेंगे। तो होमर आए। होमर ने क्या किया, भूगोल के बारे में व्यवस्थित नॉलेज देना शुरू किया। होमर स्कूल की स्थापना की, अपने शिष्यों को कविता के माध्यम से पढ़ाते थे, कविताएं कहते थे, और इनके शिष्य क्या थे, पढ़ा करते थे। होमर ने हवाओं के बारे में बताया कि चार दिशाओं से 4 प्रकार की हवाएं चलती हैं, ठीक ना, क्लियर। उसके बाद होमर ने बताया कि पृथ्वी क्या है, सागर सरिता से घिरी हुई है, और जो आकाश है वो 4 मतलब खंभों पर टिका हुआ है, ठीक। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। इसके बाद आते हैं थेल्स। होमर के बाद कौन से विद्वान आते हैं, थेल्स। थेल्स को भूगणित का जन्मदाता माना जाता है। थेल्स एक व्यापारी था वस्तुतः, और इसको ब्रह्मांड विज्ञानी कहा जाता है।
लेकिन भूगणित का जन्मदाता कौन है? भूगोल में गणित का प्रयोग किसने शुरू किया था? थेल्स ने शुरू किया। क्षेत्रफल को मापना, भूमापन की पद्धति विकसित करने का प्रयास किसने किया था? थेल्स ने किया था। ठीक, अब यहाँ से जो अगले विद्वान हैं वो कौन है? एनेक्सिमेंडर। तो हम लोग पढ़ेंगे किसको? एनेक्सिमेंडर को। ठीक ना? ठीक है, देखिए होमर और थेल्स को यूनान काल में पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे जो अगले विद्वान हैं एनेक्सिमेंडर। एनेक्सिमेंडर का जो जीवन काल है वो 610 से 546 BC ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक ना? तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, देखिए एनेक्सिमेंडर थेल्स के ही शिष्य थे। एनेक्सिमेंडर कौन थे? थेल्स के शिष्य थे। एनेक्सिमेंडर को ब्रह्मांड और नक्षत्रों का कुछ ज्ञान था। एनेक्सिमेंडर ब्रह्मांड और नक्षत्रों के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते थे। ठीक है, इन्होंने ब्रह्मांड और नक्षत्रों के बारे में वर्णन भी किया है। ठीक, इनके जो मुख्य कार्य हैं, मुख्य कार्यों को हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। ठीक, ब्रह्मांड व नक्षत्रों का वर्णन, ठीक, ये क्या थे? थेल्स के शिष्य थे। अगर हम लोग इसको ऐसे लिखे हैं, ठीक है, यह थेल्स के शिष्य थे। ठीक ना? तीसरी बात क्या? नोमोन नामक यंत्र का आविष्कार किया। नोमोन नामक यंत्र का आविष्कार किया था थेल्स ने, एनेक्सिमेंडर ने। ठीक है, अब नोमोन क्या था? नोमोन एक ऐसा यंत्र था जिस पर सूर्य का प्रकाश पड़ने पर किसी वस्तु की परछाई से सूर्य की स्थिति को बताया जाता था। किसी वस्तु का मतलब नोमोन से क्या करता था? सूर्य की स्थिति को बता करके समय बता दिया जाता था कि अभी दोपहर है कि शाम है। ठीक, तो नोमोन नामक यंत्र का आविष्कार किसने किया था? एनेक्सिमेंडर ने। एनेक्सिमेंडर भी भूगणित में अपना बहुत सा योगदान दिए। एनेक्सिमेंडर का भूगणित में योगदान है। इनका भूगणित में बहुत योगदान है। ठीक, दूसरी चीज जो एनेक्सिमेंडर के बारे में महत्वपूर्ण है वो है क्या? ज्यामिति। ठीक है, ज्यामिति का ज्ञान था। एनेक्सिमेंडर को ज्यामिति का भी क्या था? ज्ञान था। ये ज्यामिति के बारे में भी जानते थे। ठीक है, तो भूगणित का जो जन्मदाता था वह तो थेल्स था, लेकिन भूगोल में इन दोनों लोगों का ही नाम आता है, थेल्स का और एनेक्सिमेंडर का। थेल्स के ही शिष्य थे ये। ठीक ना? तो इन दोनों ही लोगों का नाम आता है। ठीक, एनेक्सिमेंडर ने पृथ्वी पर सभी जीवों की उत्पत्ति जल से बताई। सभी जीवों की उत्पत्ति किससे बताई? जल से जीवों की उत्पत्ति के बारे में बताया, और यह भी कहा कि आगे चल करके, ठीक है, अगले कालखंड में क्या हुआ कि यही जो जीव जो जल से उत्पन्न हुए थे आगे चल करके क्या हुए? स्थल पर आए, और यही जलचर क्या बन गए? स्थलचर बन गए। यह कहना किसका था? एनेक्सिमेंडर का। ठीक, एनेक्सिमेंडर का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो कि अभी हमने बताया था, क्या? बहुत ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, विश्व का निश्चित पैमाने पर मानचित्र बनाया।
ठीक है, विश्व का निश्चित पैमाने पर मानचित्र किसने बनाया? एनेक्सिमेंडर ने बनाया। ठीक है, तो यूनानी विद्वानों में एनेक्सिमेंडर थे जिन्होंने विश्व का क्या किया? निश्चित पैमाने पर मानचित्र बनाने का प्रयास किया। एनेक्सिमेंडर ने क्या किया कि विश्व का निश्चित पैमाने पर मानचित्र तैयार किया। ठीक है, विश्व मानचित्र बनाने का श्रेय किसको जाता है? एनेक्सिमेंडर को। ठीक, अच्छा, इस मानचित्र की एक खासियत थी। इस मानचित्र में एनेक्सिमेंडर ने क्या किया? यूनान को विश्व के केंद्र में दिखाया। ठीक, मानचित्र के केंद्र में दिखाया इन्होंने, मतलब मानचित्र बनाया कि देखिए भाई यह विश्व का मानचित्र है, जो कि जो स्थल खंड है वो चारों तरफ से जल से क्या है? घिरा हुआ है। यह एनेक्सिमेंडर ने भी बताया और कहा कि देखिए यूनान क्या है? विश्व के केंद्र में, मतलब सबसे बीच में यूनान ही है, उसके बाद बाकी सारी जगह हैं। बात समझ में आ रही? इसके बाद जो अगले विद्वान हुए वो कौन हुए? पाइथागोरस। ठीक ना, पाइथागोरस लगभग 580 ईसा पूर्व थे। ठीक, इनके जन्म के बारे में सही कुछ ज्ञात नहीं है, कोई सही प्रमाण मिलता नहीं है। ठीक है, पाइथागोरस ने ग्लोब की परिकल्पना प्रस्तुत की। ग्लोब हम लोग देखते हैं ना, तो उस ग्लोब की परिकल्पना सबसे पहले किसने प्रस्तुत की थी? पाइथागोरस ने। ठीक है, ग्लोब की परिकल्पना प्रस्तुत की किसने? पाइथागोरस ने। और भूगोल में गणित की शुरुआत करके उसको, मतलब भूगोल में गणित की परंपरा को जो थेल्स और एनेक्सिमेंडर ने स्थापित किया था, पाइथागोरस ने उसको क्या किया? आगे बढ़ाया। ठीक, तो और दूसरी चीज, पाइथागोरस प्रथम विद्वान थे जिन्होंने पृथ्वी को गोल माना। ठीक है, पृथ्वी को गोल बताया। पाइथागोरस ने क्या किया? पृथ्वी को गोल बताया। तीसरी बात, पाइथागोरस का यह मानना था कि विश्व में 5 ग्रह हैं, अंतरिक्ष में क्या हैं? 5 ग्रह हैं जो कि क्या कर रहे हैं? एक दूसरे की ही परिक्रमा कर रहे हैं। एक दूसरे की क्या कर रहे हैं? परिक्रमा कर रहे हैं। और इन्होंने यह भी बताया कि पृथ्वी विश्व के केंद्र में नहीं है, मतलब पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है। पाइथागोरस ने बताया कि पृथ्वी क्या है? पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है। ठीक ना, तो यह थी एनेक्सिमेंडर और पाइथागोरस की बातें। ठीक ना, जो अगले विद्वान हुए, अगले विद्वान थे हिकैटियस। ठीक, हिकैटियस का जन्म 520 ईसा पूर्व माना जाता है, 520 बीसी में। ठीक है, क्लियर? ये 610 बीसी एनेक्सिमेंडर। कभी कभी ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में इन लोगों का कालक्रम भी पूछ सकता है। क्या पूछेगा? इन लोगों का कालक्रम पूछेगा कि पहले कौन आए, फिर पहले कौन आए, उसके बाद कौन आए। तो कालक्रम आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक ना, और ये 520 ध्यान रखिए। सबसे पहले होमर, थेल्स, ठीक, फिर एनेक्सिमेंडर आए, फिर पाइथागोरस आए। पाइथागोरस किताबों में नहीं मिलेगा और हो सकता है एग्जाम में पूछे तो उसमें भी वो ना रहे, लेकिन आप क्या करिए? जानते रहिए। ठीक, और फिर हिकैटियस 520 ईसा पूर्व। ठीक ना, क्लियर? अब देखिए आगे। अच्छा, यहाँ से जब हम ये चीज़ें देखते हैं, हम अपने भारत को महान क्यों कहते हैं? कि भारत क्या था उस समय? विश्वगुरु था, महान था। क्यों? क्योंकि जब भारत का हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, भारतीय भूगोलवेत्ताओं को भी हम लोग को क्या करना है? पढ़ना है। तो जब भारत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग यह देखते हैं कि 1500 से बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक क्या था? वैदिक काल चल रहा था, पूर्व वैदिक काल। फिर 1000 बीसी से 600 बीसी तक क्या था? उत्तर वैदिक काल था। उस काल में तमाम प्रकार के वेद ग्रंथ रचनाएं रची गई, वेद लिखे गए, है ना, उस काल में।
इतनी सारी बातें, इतनी सारी जानकारी दी गई। और उस काल में क्या था, ये लोग अभी संघर्ष कर रहे थे ज्ञान के लिए। अब भारत में वेद लिख डाले गए, इसलिए भारतीय संस्कृति क्या है, महान है। आज सरकारों की नीतियों की वजह से, ठीक है, और भ्रष्टाचार की वजह से हमारा देश क्या हो गया, पीछे हो गया। अंग्रेज आए तो उसमें और ज़्यादा जहर घोल दिए, बात समझ आ रही है। तो उसकी वजह से ये सारी चीज़ें क्या हो गई, पीछे हो गई, ठीक ना। नहीं तो ऐसा कुछ था नहीं। आज इतना अत्याचार हो रहा है, इतना अत्याचार पहले थोड़ी होता था भारत में। हिकेटियस के बाद और हेरोडोटस आएंगे, हेरोडोटस के बाद हम लोग अरस्तु को पढ़ेंगे। अरस्तु जो कि सिकंदर का गुरु था। सिकंदर जब भारत में आया तो भारत को जीत नहीं पाया। उसका जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, पोरस से हार गया, चंद्रगुप्त मौर्य से हार गया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, ठीक है, जो कहानियाँ जो हम लोग इतिहास पढ़ते हैं उसमें। तो मेगास्थनीज होता है, मेगास्थनीज कौन होता है, सेल्यूकस निकेटर का क्या रहता है, राजदूत रहता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता है। मेगास्थनीज की एक पुस्तक है कौन, इंडिका। इंडिका में उसने लिखा है कि भारतीय समाज में 4 जातियां हैं, 7 जातियां हैं, ठीक। और वह जातियां मतलब इतनी बिखरी हुई नहीं, बस 7 को ही बताया है। और उन्होंने कहा कि उन 7 में भी मतलब भारतीय समाज इतना ज़्यादा समृद्ध है कि पूरी दुनिया में, दुनिया के इतने देशों में घूमा, लेकिन किसी देश का समाज मुझे ऐसा नहीं मिला। उसी किताब में यह है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कोई भी महिला, किसी महिला के ऊपर कोई भी आंख उठा के देखने वाला नहीं था, भले वो किसी हाल में पड़ी हो। अगर कोई महिला अगर कहीं पर दुख से चिल्ला रही हो या कुछ हो रहा हो तो वह बात सीधे कहाँ तक पहुँचती थी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार तक पहुँच जाती थी कि इस महिला को दिक्कत है। जो आज इतना महिलाओं पर ज़्यादा अत्याचार हो रहा, हमारा क्या था उस समय, बहुत ज़्यादा समृद्ध था। बात समझ आ रही है। बाद में न चल करके ये सब चौपट हो गया। लोगों को क्या हुआ, नैतिकता लोग भूल गए, नैतिक चीज़ें भूल गए, पैसे के पीछे सब लोग भाग रहे हैं। बात समझ आ रही है। पहले नहीं था ऐसा। देखिए वही चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको कि अभी ये लोग संघर्ष कर रहे थे, उस समय हमारी संस्कृति क्या थी, बिल्कुल अपने चरमोत्कर्ष पर थी, ठीक ना। ये चीज़ देखिए, हिकेटियस का जो जीवन काल है वो 500 BC के आसपास इनका जन्म माना जाता है, ठीक ना। हिकेटियस के बारे में हम लोग, हिकेटियस की एक प्रमुख पुस्तक है जस पीरियडस। क्या है, जस पीरियड्स, ठीक। जस पीरियड्स में ज्ञात संसार का वर्णन है। किसका वर्णन है, ज्ञात संसार का वर्णन किस में है, जस पीरियड्स में है, ठीक ना। उस समय के ज्ञात संसार का वर्णन किया गया है किसमें, जस पीरियड्स में। हिकेटियस क्या करते हैं कि देखिए, हिकेटियस को भी भूगोल का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है, भूगोल का जनक माना जाता है हिकेटियस को। और इरेटोस्थनीज को भी भूगोल का जनक माना जाता है। तो इरेटोस्थनीज से पहले हिकेटियस को भूगोल का जनक माना जाता था। क्यों, क्योंकि जितने ज्ञात संसार थे, ज्ञात संसार का इन्होंने क्या बनाया, मानचित्र बनाया। ज्ञात संसार का इन्होंने क्या किया, मानचित्र बनाया। ज्ञात संसार का मतलब जितने संसार के बारे में ये उस समय जानते थे या लोग जानते थे, ठीक ना। और इन्होंने उसका क्रमबद्ध रूप से प्रादेशिक वर्णन किया है, ठीक ना। तो एक तरह से ये कहा जाता है कि जो प्रादेशिक भूगोल की शुरुआत करने वाला विद्वान था, ठीक है, प्रादेशिक भूगोल की शुरुआत करने वाला जो विद्वान था वो कौन था, हिकेटियस था। हिकेटियस प्रादेशिक भूगोल की शुरुआत करने वाला विद्वान था, ठीक है। जस पीरियड्स में ज्ञात संसार का वर्णन है बहुत व्यवस्थित तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से। इन्होंने विश्व को 3 भागों में बांटा। किसने, हिकेटियस ने विश्व को कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है। कौन कौन सा 3 भाग था, यूरोप, एशिया
और अफ्रीका को ये लीबिया कहते थे। क्या कहते थे? लीबिया, यानी कि अफ्रीका। ठीक है, क्लियर? तो मुख्य रूप से आपको याद रखना है विश्व को 3 भागों में बांटा, यूरोप, एशिया और अफ्रीका, यानी कि लीबिया। और इनकी जो पुस्तक है वो क्या है? जस पीरियड्स। क्लियर? तो ये कहानी किसकी है? हिकैडियस की है। अब हिकैडियस के बाद जो अगले विद्वान आते हैं वो हैं कौन? हेरोडोटस। ठीक ना? हिकैडियस के बाद जो अगले विद्वान आते हैं वो हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस की बातें हम लोग देख लेते हैं। ठीक, जो अगले विद्वान हैं वो हैं हेरोडोटस। अब हेरोडोटस के बारे में हम लोग देखते हैं कि इन्होंने क्या किया। तो हम लोग जानते हैं कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? हेरोडोटस है। हेरोडोटस को इतिहास का क्या बोलते हैं? पिता बोलते हैं। लेकिन भूगोल में भी इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भूगोल में भी इन्होंने क्या किया है? महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक, सबसे पहला योगदान इन्होंने क्या बोला? कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर बताया। कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर बताया। इन्होंने ही सबसे पहले बताया कि देखिए कैस्पियन सागर क्या है? किसी सटा हुआ नहीं है किसी समुद्र से, वह क्या है? एक आंतरिक सागर है। ठीक है, मतलब चारों तरफ से स्थल रुद्ध है। क्लियर? बहुत महत्वपूर्ण बात जो एग्जाम में पूछी जाती है वो क्या? हेरोडोटस ने डेल्टा निर्माण के बारे में सर्वप्रथम बताया। किसके बारे में? नदियों का जो डेल्टा निर्माण होता है उसके बारे में किसने बताया? हेरोडोटस ने। एक क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, याद रखिएगा इसको। हेरोडोटस ने नदियों के डेल्टा निर्माण के बारे में बताया। ठीक, अगली बात हेरोडोटस ने क्या बताया? ध्यान रखिए, यहाँ लिखते हैं। अगली बात इन्होंने बताई कि देखिए पहले लोग समझते थे कि अफ्रीका और एशिया को नील नदी अलग करती है। एशिया और अफ्रीका को कौन अलग करती है? नील नदी। पहले लोग जानते थे, लेकिन हेरोडोटस ने कहा कि ऐसा नहीं है। एशिया और अफ्रीका को नील नदी नहीं अलग करती है, बल्कि कौन अलग करता है? लाल सागर अलग करता है। यानी कि रेड सी क्या करता है? एशिया और अफ्रीका को अलग करता है। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें, कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर बताया, डेल्टा निर्माण के बारे में बताया, यह बताया कि क्या एशिया और अफ्रीका को लाल सागर अलग करता है, नील नदी अलग नहीं करती। हेरोडोटस ने बसे हुए भागों के लिए, हेरोडोटस ने क्या किया? जो भाग बसे हैं जहाँ लोग रहते हैं, ठीक है, उसके लिए ओकुनेरे शब्द का प्रयोग किया। क्या? ओकुनेरे। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन हो सकता है इसका गड़बड़ हो रहा हो। ओकुनेरे शब्द का प्रयोग किसने किया? हेरोडोटस ने। किसके लिए? बसे हुए भागों के लिए, जो आगे चल करके जिसको हम एक्यूमीन कहते हैं। एक्यूमीन का मतलब होता है बसा हुआ क्षेत्र। ठीक ना? तो ओकुनेरे शब्द का प्रयोग किसने किया? हेरोडोटस ने। बसे हुए क्षेत्रों के लिए, ऐसे क्षेत्रों के लिए जहाँ पर लोग क्या करते हैं? रहते हैं। ठीक, उसके बाद हेरोडोटस जो थे वो पर्यावरण विचारधारा रखने वाले थे। पर्यावरणवादी विचारधारा को भूगोल में शुरुआत किसने किया? हेरोडोटस ने। ठीक, हेरोडोटस भूगोल में पर्यावरणवादी विचारधारा को लाया, मतलब पर्यावरण से बड़ा इनका कुछ गहरा संबंध रहा है। ठीक, इन्होंने कई देशों की यात्राएं की भी है, एशिया माइनर तक गए। ठीक है, मतलब बहुत देशों की यात्राएं की। ठीक, भूमध्य सागर के आसपास के सारे देशों का इन्होंने क्या किया था? भ्रमण किया था। ठीक है, क्लियर? एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हेरोडोटस ने क्या किया? हेरोडोटस ने यह बताया कि किसी भी देश का जो इतिहास है, इतिहास के पिता थे लेकिन भूगोल में प्रमुख योगदान दिए थे। तो हेरोडोटस ने कहा करते थे कि किसी भी देश का अगर इतिहास जानना हो, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? उसके भौगोलिक तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक, तो यह इतिहास का अध्ययन भौगोलिक आधार पर करना उचित समझते थे।
ठीक है, कि किसी भी देश का इतिहास उसके भौगोलिक तथ्यों के आधार पर ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये कहना किसका था? हेरोडोटस का। ठीक है, तो पहले क्लास में हम लोगों ने होमर और थेल्स को देखा, इसमें हमने एनेक्सिमेंडर, पाइथागोरस, हिकेटियस और हेरोडोटस को देखा। ठीक, अब जितने यूनान काल के बचे हुए विद्वान हैं, ठीक है, इन विद्वानों को हम लोग क्या करेंगे फिर अगली क्लास में समझेंगे। फिर यूनान काल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग रोमन काल देखेंगे। ठीक ना जी।